डिस्कस के डिफरेंट कंपोनेंट्स Yes, होते हैं। ma'am. इंट्रोडक्शन था, आई मीन्स इंट्रोडक्शन, आर इज इमराद, आर इज रिजल्ट्स, मटेरियल एंड डिस्कशन। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स जो कि एक साइंटिफिक आर्टिकल में, रिसर्च आर्टिकल में प्रेजेंट होता है मोस्ट कॉमनली। ऑब्वियसली उसमें कुछ एड्स ऑन और रिमूव हम कर सकते हैं, बट दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स जिसको हम यूज करते हैं। और फिर हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स थे, रिव्यू आर्टिकल्स थे, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स थी, एंड देयर वर मल्टीपल अदर टाइप्स जिसमें हमारे पास थीसिस भी थी। ठीक है, सो दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज रिसर्च आर्टिकल, जो कि ओरिजिनल रिसर्च होती है, आपकी, मेरी, हमारी, जो हम ओरिजिनल काम कर रहे होते हैं, अपना खुद का काम जो कि इनोवेटिव है, न्यू आइडियाज के साथ है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स को यूज करते हैं, बट हम अपने फैक्ट्स के साथ उसको रीराइट करते हैं, उसके बताते हैं। अनलाइक रिव्यू आर्टिकल जिसमें हम प्रीवियस सर्चेस को, प्रीवियस आर्टिकल्स को ही हम समराइज करके एक अपना क्रिटिकल पॉइंट दे रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या लैकिंग्स हैं और कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजीज के आपने कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करने हैं फॉर द डूइंग रिसर्च। इतना हम पढ़ रहे हैं कि रिसर्च की इतनी इंपॉर्टेंस है, रिसर्च करनी है, बट व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज वी कैन प्रेफर फॉर दिस पर्पस, जिसमें डिफरेंट मेथड्स वी कैन अडॉप्ट, लाइक डिफरेंट मेथड्स वी कैन अडॉप्ट, जिसमें हम आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसको हम ना एक डब्बे में बंद नहीं कर सकते। इट्स ओपन, इट्स ब्रॉड, इट्स वाइड। जब मैं एज अ बेसिक आपको अगर बेसिक रिसर्च को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं उसको एक छोटे से बॉक्स में लिमिटेड नहीं कर सकती। इट्स ब्रॉड। अब आप उसको कैसे, मैं आपको ये नहीं, मैं बेसिक में मैं आपको ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको किस तरह से प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊं या किस तरह से थ्योरेटिकल, क्योंकि बोथ हैव इम्पोर्टेंस, अपनी उसकी इम्पोर्टेंस है। लाइक वी हैव 4 लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर में हमने रिसर्च को डिस्कस किया, सेकेंड लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स मेथोडोलॉजीज के हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रेफरेंसिंग देखेंगे, और उसके अलावा हम इसके एथिक्स और जो रिपोर्ट, हम एथिकल अप्रूवल्स कैसे लेते हैं रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ रिसर्च, तो उसको हम देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ड्यूरिंग दीज लेक्चर सेशंस में कुछ पॉइंट्स ऐसे एडिशनल आपको ऐड करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ बेसिक लेक्चर्स लेने हैं, दे आर नॉट इनरोल्ड फॉर द एडवांस। तो एडवांस में तो बेसिकली आपकी राइटिंग और आपकी फर्दर एनालिसिस और पब्लिकेशन को भी डिस्कस किया जाएगा। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग यस्टरडे कि हम इसको पब्लिकेशन की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कैटेगरीज का। तो ऑब्वियसली इन द एडवांस्ड सीरीज ये भी मेंशन है, बट जो स्टूडेंट्स इन एडवांस में एनरोल नहीं है, इन बिटवीन द लेक्चर्स आप लोग मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम रिसर्च को लिमिट नहीं कर सकते, रिसर्च जितना हम बात करें उतनी कम है। सो मल्टीपल डिसिप्लिन को मल्टीपल वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट, एज अ स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लेवल पे किस तरह से काम कर सकते हो, आप स्टूडेंट लेवल पे किस तरह से इन सारे एक्सपेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो आज हम, जैसे कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लाइक वी डिस्कस डिफरेंट वेबसाइट डेटाबेस। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस यूज की थी जिसमें गूगल स्कॉलर था, और अब हम एक डेटाबेस, नेक्स्ट और डेटाबेस में आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, रिसर्चगेट एंड पबमेड। ये मेरे मेथोडोलॉजी से हट के है फॉर योर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, कि आप जब भी एक रिसर्च मैटर्स में इन्वॉल्व होते हो तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। साइंटिफिक वर्ल्ड में आपको आना पड़ता है, साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। लाइक हम किस तरह से साइंटिफिकली बात करते हैं। आपको जब भी रिसर्च की बात करेंगे या लिटरेचर की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लिटरेचर मिलेगा कहाँ पे। तो आपको मिलेगा कुछ बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, वो मैं उसको लिमिट नहीं कर सकती, बट जो मैं खुद यूज करती हूँ और जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है, इजीली फ्रीली आप उसको, इजी अंडरस्टैंडेबल है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसमें गूगल स्कॉलर है सबसे पहले, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। रिसर्चगेट एक प्लेटफॉर्म है, ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब ये होता है कि ये वो डेटाबेस है, ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें
मल्टीपल आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स जो है ना इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और पबमेड, पबमेड भी एक डेटाबेस है लाइक गूगल स्कॉलर। कल हमने गूगल स्कॉलर पे सर्चिंग करके देखा था एक आर्टिकल को, इसी तरह से पबमेड पे भी पबमेड इज समहाउ सिमिलर टू गूगल स्कॉलर, बट गूगल स्कॉलर जो है उसमें आपको ब्रॉडली हर तरह का डेटा मिल जाएगा। पबमेड इज मोस्ट कॉमनली लिमिटेड टू मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, साइंस से रिलेटेड और मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड जो हमारे पास है ना, that is PubMed. ऑल राइट। इसके अलावा अब हम इसमें अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हमारा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। और अगर मुझे ये बताने में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि क्वेश्चनर कैसे बनाया जाता है? ये मेरा एक सिंपल सा एडवांस क्वेश्चन है, हम इससे आए नहीं है, बट मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप काइंडली मुझे इसका रिस्पॉन्ड करें कि हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट क्वेश्चनर डेवलपमेंट? क्वेश्चनर का बारे में सुना है, गूगल फॉर्म के बारे में किसी ने? यस मैम। ओके, अब्दुल वहाब ने सुना है। माशाल्लाह, अब्दुल वहाब हैज डन मेनी रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी। और इसके अलावा हसन? यस मैम। ऑल राइट। बाकी दूसरे बच्चे जो सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं? मैम इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चनर में डेमोग्राफिक्स देखते हैं, उसके क्वेश्चंस रखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चनर, अकॉर्डिंग टू आवर हम इसमें स्टडीज। आते हैं हसन जब हम इसमें आएंगे क्वेश्चनर में तो फिर आपसे मैं बात करती हूँ इस बारे में। ऑल राइट, यस मैम। अभी हम इसको जो है ना फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे इमराट के एक क्वेश्चन, इमराट के जो हमने स्ट्रक्चर में एक रोड मैप में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, एम स्टैंड फॉर मेथोडोलॉजी। आपको एक पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी यू आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर योर रिसर्च, कि आपने अपना मेथड क्या यूज करना है अपने काम के लिए, उसको आपने अपने डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, और फिर बाद में अपनी स्टडी में उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सिस्टमेटिक वे है, इसमें आप क्या करते हैं, सिंपली आप अपने काम को सबसे पहला काम तो ये होता है कि रिसर्च क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। रिसर्च क्वेश्चन जो है ना आप उसको कैसे लेंगे। दूसरा आपका कि मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है। अब अच्छा, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हम क्वेश्चंस को कैसे, हमें हॉट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे। आई होप कि वो स्टूडेंट आज भी हो। So I'm going to answer her question like how you are going to know about the hot topics, और किस तरह से आप एक टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। So these are the multiple techniques. रिसर्च को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, it is one of the most crucial step in the research. A well-defined problem sets the foundation for objectives, methodology and result. We are going to talk about methodology, but methodology से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो सर हमने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कल देखा था कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम सिंपली वी कैन से कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। आपको किस तरह से आप एक क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो कि दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि आप किस तरह से अपने रिसर्च को एक पेज पे लेके आ सकते हो। लाइक आप एक उसको एक यू आर गोइंग टू कवर इट इन अंडर अ हेडिंग कि आप पहले एक काम, सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च गैप्स। ऑब्वियसली अब आप बैठे बैठे एक स्टूडेंट लिटरेचर रिव्यू कैसे करेगा, उसको नहीं पता ना कि मुझे करना क्या है। आपने बस एक छोटा सा टॉपिक, अगर आपके माइंड में एक छोटा सा टॉपिक है ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक एजुकेशन है, आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हो, बस आपके माइंड में सिर्फ एक प्रॉब्लम है। अब आपने क्या करना है, आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। अब आजकल, पहले तो बहुत ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता था लिटरेचर रिव्यू करना, लाइक हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स को स्टडी करना पड़ता था, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स को रीड करना पड़ता था। लाइक प्रीवियसली आई टोल्ड कि जो है एब्स्ट्रैक्ट्स को हम रीड करते थे तो हमें आइडिया हो जाता था कि इट्स टेलिंग, बट for nowadays it's very easy, like AI tools को हम यूज करके अपने लिटरेचर रिव्यू को हम बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम बहुत इजीली बहुत मल्टीपल आर्टिकल्स को एट द सेम टाइम हम उसको कंपाइल कर सकते हैं, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है लिटरेचर रिव्यू का। दूसरा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ वर्क प्लेस, वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, क्लिनिकल सेटअप्स, आप वहां पे कोई इशू देखते हो, लाइक मैंने कल डिस्कस किया था, एक बहुत कॉमन इशू डिस्कस किया था नोजिया एंड वॉमिटिंग का।
Like previously I have worked in at Hindus Hospital Karachi. वहाँ पे most commonly oncology के patients बहुत होते हैं. अब oncology ward में oncology patients को I was dealing, तो वहाँ पे मैंने ये practical issue खुद से observe किया. That was nausea and vomiting. तो patients who are getting chemotherapy, अच्छा ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मेडिकल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए भी है कि इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म. कीमोथेरेपी जो हम कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है. कीमोथेरेपी के लिए वी आर यूजिंग एंटी एमिटिक ड्रग्स के, उनके साथ नोजिया भी होता है. कीमोथेरेपी के यूज से वॉमिटिंग हो रही होती है, पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं जिसको कवर करना होता है. तो एक प्रैक्टिकल इशू मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि नोजिया बहुत हो रहा है. एक पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी पे है, उसको इतनी सारी मेडिकेशन दे रहे हैं, उसको फीवर हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो कि साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के. ये एक प्रैक्टिकल इशू मैंने अपने वर्क प्लेस पे देखा. अब ये मुझे एक टॉपिक मिल गया है कि मुझे इसको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है. हो सकता है कि जो आपको जो प्रॉब्लम नजर आई है वो प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हो, पेपर्स में ऑलरेडी उस पर काम हो चुका हो, प्रॉब्लम डिस्कस हो चुकी है, बट आपके पर्सपेक्टिव से शायद वो ना डिस्कस की गई हो. आप जो पर्सपेक्टिव चाह रहे हो, लाइक आप ये चाह रहे हो कि इतनी मल्टीपल मेडिकेशन एक पेशेंट लेके जा रहा है, तो आई नीड कि एक ही मेडिकेशन से इसके 2-3 मसले इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, ठीक है. तो उस पर्पज के लिए यू आर आइडेंटिफाइंग दिस गैप. उसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, थ्योरेटिकल गैप को चेक करोगे कि कितना काम हो चुका है, कितना इसमें गैप है, मैं काम कर सकता हूँ. टेक्नोलॉजिकल एडवांस, लाइक न्यू अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है तो ऑब्वियसली उसके साथ नए क्वेश्चंस आते हैं, न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं. सोशल नीड्स के आजकल पॉपुलेशन में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया. तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स कि आप इस पे काम कर सकते हैं. लाइक अब फॉर एग्जांपल वेट, आई एम शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन. ओके, अभी हम आपको ये गूगल नजर आ रहा है, आ रहा होगा सबको. मैं यहाँ पे वापस से गूगल स्कॉलर को सर्च कर रही हूँ. दिस इज अ डेटाबेस जिसमें मुझे मेरे हर तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे. अब यहाँ पे कल मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि मिस कितने कितने आर्टिकल्स को सर्च करना है. तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें. लाइक कीमोथेरेपी की मैं बात करी थी, इट्स अ ब्रॉड टॉपिक. कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, अब मैं बात करी हूँ, मैंने एक ब्रॉडर टर्म को यूज किया है. इट्स अ ब्रॉडर टर्म. इसमें मुझे 3000 सॉरी 31 3,70,000 31,70,000 रिजल्ट्स मिले हैं मुझे इस ब्रॉड टॉपिक पे, क्योंकि मैं कीमोथेरेपी पे जनरलाइज बात करी हूँ. इट कैन बी एनीथिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ड्रग या नोजिया वॉमिटिंग के लिए बात करी. तो मुझे सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा. लाइक मैं यहाँ पे अब तरीका होता है क्वेश्चन हंटिंग का. क्वेश्चन को आप किस तरह से समराइज कर सकते हो, एक स्टेटमेंट में लेके आ रहे हो. कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट एक ब्रॉडर टर्म है. अब आपने कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट किस कैंसर के लिए, यहाँ पे आप फॉर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में नोजिया वॉमिटिंग की बात करी हूँ इन कीमोथेरेपी. तो मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया. पहले मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे 31 लाख, अब मेरे रिस्पॉन्सेज लिमिट हो गए हैं 4,70,000 पे. अभी मैं देखो एक नोजिया वॉमिटिंग में भी देर आर मल्टीपल मेडिकेशन जो कि यूज करें. मेरा ये पर्पस नहीं है कि मुझे इन मेडिकेशंस पे काम करना है. मेरा ये पर्पस ये है कि क्या एक ही मेडिकेशन 2 to 3 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एक मेडिकेशन से वो पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा तो क्या मैं मल्टीपल मेडिकेशन को कंबाइन करके दे सकती हूँ. तो मेरा जो क्वेश्चन है मुझे उसको लिमिट करना है सबसे पहले. फॉर एग्जाम्पल कल डोमपेरिडोन की बात की थी, अब डोमपेरिडोन की बात कर लेते हैं. जस्ट डोमपेरिडोन की बात करिए तो मेरे रिजल्ट्स आ गए और शॉर्ट हो गए 4,950 पे आ गए, ठीक है. अब मैं इसको और शॉर्ट कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ. अब मुझे हॉट टॉपिक देखना है कि आजकल कौन सा ट्रेंडिंग में है और कौन से पे मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ. ऑब्वियसली हॉट टॉपिक मीन्स कि आप अपडेटेड काम अभी इस वक्त इस साल में कौन सा काम सबसे ज्यादा जो है ना चल रहा है इस टॉपिक पे. टॉपिक आपने दे दिया, मेजर टॉपिक दे दिया, लेकिन अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर मैं क्या काम कर सकती हूँ. तो मैं यहाँ पे 25 पे इसको फिल्टर कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं जो है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही, देखो एक ही पेपर आ गया.
इस साल में 2025 में सिर्फ एक ऐसा काम हुआ है जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो 153 रिजल्ट्स हैं, बट ऑब्वियसली ये मैं 2025, इसको मैंने यहाँ पे भी कोई किया हुआ है, वेट, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था, इस वजह से वो एक ही रिजल्ट आया था, वरना 152 रिजल्ट है यहाँ पे इस पेपर के। तो आपको अपने फिल्टर्स पे केयरफुल होना है इस तरह से। अब आप 152, अब 152 ज्यादा नहीं है अगर आपने सिर्फ उसके एब्स्ट्रैक्ट्स को देखना है। इसमें से काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप चीजें जैसे आप बहुत टिपिकल है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसको नहीं रीड कर रहे हो, आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, आप उसको नहीं रीड कर रहे हो, टॉपिक का टाइटल आपको समझ में नहीं आ रहा, एब्स्ट्रैक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड दैट स्टडी from your literature. Now let's come back to our main topic. एक तो हमने लिटरेचर रिव्यू की बात कर ली, दूसरा कि लिटरेचर को आप किस तरह से समराइज कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, एक अच्छी रिसर्च के लिए गुड प्रॉब्लम को, जब तक आपकी प्रॉब्लम एक अच्छी नहीं होगी, रेलिवेंट नहीं होगी, आप अगर फार्मेसी के स्टूडेंट है तो इट शुड बी रेलिवेंट टू योर फील्ड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। अब आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, बट आप एआई पे बात कर रहे हो इन इंजीनियरिंग, आपको अगर बात करनी है एआई की, तो आप एआई कंट्रीब्यूशन इन द फार्मेसी बात कर सकते हो, आप एआई कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल स्टूडेंट्स, एआई कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बात कर सकते हो। फिजिबिलिटी, कि आप उसको कर सकते हो किसी भी टाइम पे, आप उस पे अवेलेबल टाइम में आप उसको कर सकते हो, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हो। आपने ऐसा काम उठा लिया है जो कि आप कर ही नहीं सकते हो, तो दैट्स नॉट अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। क्लैरिटी, यू आर वेरी क्लियर कि आपने करना क्या है। नोवेल्टी, कि आपका काम पहले कभी भी ना हुआ हो, या उस तरह से, उस पर्सपेक्टिव से ना हुआ हो। अगर फॉर एग्जाम्पल एक काम हुआ है कि आप एआई प्रॉब्लम्स को या एआई टेक्नोलॉजी को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो इन मेडिकल स्टूडेंट्स, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन मेडिकल स्टूडेंट्स इन कराची, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, आप सिर्फ कराची स्टूडेंट्स को देखना चाह रहे हो। आप ये काम पहले हो सकता है पेशावर में या पंजाब साइड पे कहीं पे हुआ हो, बट नाउ यू आर डूइंग इट इन कराची विद कराची पॉपुलेशन। हो सकता है कि कराची के लोग, आप ये देखना चाह रहे हैं कि कराची की पॉपुलेशन इसको कितना यूज कर रही है, तो आपने लिमिट कर दिया। ऑब्वियसली इसको जितना आपने अपनी स्टडी को लिमिट और प्रिसाइज कर दिया, आप उसको जो है ना इजीली उसको कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। और एथिकल कंसर्न, जब भी आप कोई भी काम करते हो आपको एथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे आपने कोई ड्रामा सीरियल या कोई मूवी है, उसमें लिखा हुआ होता है ना, नो एनिमल वाज हार्म ड्यूरिंग दिस स्टडी या ड्यूरिंग दिस शूटिंग, तो यहाँ पे भी ये मेंशन कर किया हुआ होता है कि द स्टडी कैन बी कंडक्टेड विदाउट हार्मिंग पार्टिसिपेंट्स। आपने उनका कंसेंट लिया है, इथिकल कंसेंट, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको इथिकल कंसेंट लेना होता है और इथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है, कौन कौन सी बॉडी से आप इथिकल अप्रूवल लेते हो, जिससे को आप यूज करते हो, और जिसको आपको आगे जब साइंटिफिक राइटिंग करते हो या पब्लिकेशन करते हो, तो उस टाइम पे वो आपके पास वो अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। इसलिए वही बात मैंने कल भी की थी कि हम रिसर्च हर कोई नहीं कर सकता, रिसर्च करना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। रिसर्च आप कर सकते हो, बट अगर आप राइट वे में उसको लेके चलो तो इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, सिस्टमेटिक वे में आपको इसको बस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अब स्टेप्स आपने याद करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रॉड एरिया, आपने ब्रॉड एरिया लाइक जैसे मैंने एक ब्रॉडर एरिया था कीमोथेरेपी, या जैसे यहाँ पे ब्रॉडर एरिया है ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स हैं, ठीक है। इन्फेक्शन डिजीज एक ब्रॉडर एरिया, आप कौन सी इन्फेक्शन डिजीज है मुझे नहीं पता, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, एक ब्रॉडर फील्ड ले लिया आपने कि आपने काम क्या करना है, आपने किस फील्ड में जाना है। ठीक है, अब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, आपने देखना है कि इस फील्ड में कौन कौन सा काम हुआ है और करंट कौन सा काम आप कर सकते हो, इसमें कौन से गैप्स हैं। आपने जैसे 2025 में आपने फिल्टर लगा के देख लिया कि इस साल इस टॉपिक पे ये काम हुआ है, उसको फिर आपने नैरो डाउन करना है, जो आपको पसंद है, जो पॉपुलेशन पे आपने काम करना है, सेटिंग कौन सी है, हॉस्पिटल में करना है, लैब में करना है, उसकी सिंथेसिस करनी है, क्या करना है, वो आप उसको नैरो डाउन करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे, एंड देन फिर एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाई है, ये जो मैंने सारी बात बताई है ना, ये इस एग्जाम्पल में ब्रॉड एरिया, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है विद अ ब्रॉड एरिया। आपने लेना ब्रॉड एरिया, आपका फॉर एग्जांपल है कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो एक ब्रॉड टर्म है। अब आपने लिटरेचर रिव्यू फाइंड करना शुरू किया कि नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉमन,
Many drugs are available but adherence remains low. आपने ये चेक किया, जब आपने लिटरेचर रिव्यू देखा तो आपको ये पता चला कि नोजिया वॉमिटिंग बहुत कॉमन है कीमोथेरेपी की वजह से। ड्रग्स भी हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स जो है ना यूज हो रहे हैं, बट many drugs are available but adherence remains low. तो अब आपने ये देख लिया कि adherence नहीं है, अब ये आपको समझ में आ रहा है कि adherence नहीं है, कि यानी कि पेशेंट उसको ले नहीं पा रहा है या उसको लेता नहीं है, उससे उसका ट्रीट नहीं हो पा रहा प्रॉपर। अब आपने गैप क्या आइडेंटिफाई किया कि लिमिटेड स्टडीज ऑन कंबाइंड थेरेपीज। अब आपने क्या करना है कि अब कंबाइंड थेरेपीज में, ताकि आप एडहेरेंस को इम्प्रूव कर सको, आउटकम्स को, रिजल्ट्स को, बेसिकली इन सिंपल वर्ड जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है उनके लिए ये इस तरह से एग्जांपल को हम ले सकते हैं कि बहुत नोजिया वॉमिटिंग के लिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसका वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अब आपके पास गैप आ गया कि ट्रीट क्यों नहीं कर पा रहे। कि ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इस थेरेपीज को कंबाइन कर दें, एक ही डोज बना दें, डोजेज फॉर्म बना दें, ताकि वो एडहेरेंस या आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके। तो अब मैंने ये सारा गैप आइडेंटिफाई करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाई है, जिसको अगर आप रीड करो तो देयर इज अ लिमिटेड एविडेंस ऑन कंपेटिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंबाइनिंग। मतलब इसका कोई एविडेंस नहीं था कि मैं दो ड्रग्स को एक साथ कंबाइन करूं नोजिया वॉमिटिंग के लिए, इसलिए अब मैंने इसको लिया है कि ये दो ड्रग्स मिलके नोजिया वॉमिटिंग के लिए ट्रीट हो सकते हैं और पेशेंट की एडहेरेंस को इन्हांस कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ वे कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और हॉट टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। बस आपको फील्ड पता होनी चाहिए, ब्रॉडर एरिया आपका अपना होना चाहिए। लाइक इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ में कुछ ऐसे ब्रॉडर एरियाज होंगे, ब्रॉडर जहाँ पे आपको लगता है कि आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आप उसको ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट है, उनको उनकी अपनी एक फील्ड होगी, उनको लगता है कि मैं पेशेंट ओरिएंटेड हेल्थ केयर सेटअप में कोई काम करना चाह रही हूँ, तो आप वो ले लो। फार्मेसी स्टूडेंट कम्युनिटी पे काम करना चाह रहा है, मेडिसिन पे काम करना चाह रहा है, अवेयरनेस देखना चाह रहा है, वो चेक कर ले। तो देयर आर मल्टीपल वेज। बस अपनी एक ब्रॉडर फील्ड आपने लेनी है, ब्रॉडर एरिया लेना है। आप इसको चाहो तो आप इसको ट्रस्ट भी कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, कोई भी एक टॉपिक उठाओ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं, लाइक मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जो कि आपको हमेशा आपके काम आएंगे, क्योंकि ये मेरे भी काम आते हैं, अब तक आते रहे हैं। दीज आर द मेजर, एक है गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट एंड पबमेड। तो दीज आर द मेजर जो है ना डेटाबेसेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर द लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, रिसर्च गेट पे आपको बहुत अच्छी बात ये मिलेगी, अगर आप रिसर्च गेट को लॉगिन करके देखो, इसमें अपनी आईडी बना के, जैसे आप जीमेल पे आईडी बनाते हो, इसी तरह रिसर्च गेट पे एक आईडी बनती है। तो रिसर्च गेट में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, नए नए टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट वर्ल्ड है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो कि क्या करती है, एक दूसरे से पूछती है कि इस टॉपिक पे क्या हो रहा है। मतलब आप इसको खोल के देखो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके माइंड में खुद ही टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे। टॉपिक्स तब आते हैं जब आप उस फील्ड में घुसते हो, रेलिवेंट चीजों में इन्वॉल्व होते हो। ऑलराइट, तो अब वापस आ जाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आप एक टॉपिक को आप उसको वो कर सकते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये प्रॉपर एक प्रोसेस है पूरा, जो कि हम कल हमने किया था कि हमने आइडेंटिफाई किया है क्वेश्चन। यहाँ से वी आर स्टार्टिंग, वी आर आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन करने के बाद कि व्हाट इज नोन, कि आपने करना क्या है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, जैसे अभी हमने इतना प्रोसेस करके एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है। उसके बाद हाइपोथेसिस कि आपने उसको करना कैसे है, या आपको क्या फायदा हो सकता है, उसके लिए एक प्लान बनाओगे। ठीक है, फिर आपने उसको डेटा कलेक्शन करनी है। अब डेटा कलेक्शन कर सकते हो या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी। हम इसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स आप जिसको अडॉप्ट कर सकते हो। कि इधर यू आर गोइंग फॉर द लैब वर्क, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। देखिए फॉर एग्जांपल अगर फार्मेसी स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो लैब में फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, डोजेज फॉर्म्स बना सकते हैं, लाइक क्रीम बना ली, कोई भी जेली बना ली। तो एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हो कि ये डोजेज फॉर्म बन सकती है कि नहीं बन सकती। दूसरी बेस है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन लाइक सर्वे बेस्ड स्टडीज है, जिसकी बात भी क्वेश्चनर की बात हुई, गूगल फॉर्म की बात हुई। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ सर्वे। सर्वे का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि गूगल फॉर्म है। सर्वे कम्स इन अंडर द हेडिंग, सर्वे में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक इंटरव्यू है, क्वालिटेटिव है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको रिजल्ट्स को एनालाइज किया, उसके बाद इसको एज अ साइंटिफिक पेपर में लेके आओगे।
आपके पास नई नॉलेज आ गई है, सब करने के बाद डेटा कलेक्ट कर लिया, रिजल्ट बना ली, इंटरप्रिटेशन कर ली। इंटरप्रिटेशन मीन्स आपने डिस्कस कर लिया कि रिजल्ट से आपको क्या फायदा हुआ है या कम्युनिटी को क्या फायदा हुआ। उसके बाद यू हैव डिस्कस, आपके पास एक न्यू नॉलेज आ गई। नाउ दिस न्यू नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड और मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ साइंटिफिक पेपर, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। आप किसी और को बताओगे ही नहीं तो इट्स ऑफ नो यूज ना। तो आपको साइंटिफिक पेपर में इसको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दैट एमराड स्ट्रक्चर, introduction, materials and methods, कि what methods you have adopted and what kind of materials you have used for the study. Then you are going to interpret its result, राइटिंग इट्स डिस्कशन एंड लास्ट में कंक्लूजन होता है। जैसे ये पूरे पेपर का कंक्लूजन दे रही हूँ ना, दैट्स कॉल्ड कंक्लूजन, कि यू आर कंक्लूडिंग द स्टडी, कि व्हाट यू हैव रिटन इन दैट होल पेपर या व्हाट यू हैव गेन इन दैट होल रिसर्च, कि इतना काम करके आपको क्या फायदा हुआ है, कंक्लूड कैसे किया है। तो कंक्लूजन एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है बहुत शॉर्टर वे में लिखा जाता है। जब आप एडवांस में जाओगे तो आपको राइटिंग बताई जाएगी, तो उसमें आपको कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट का भी आपको आइडिया हो जाएगा। बट बेसिक टर्म्स वही मैंने आपको कहा कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी तो आपको यूज करनी आनी चाहिए। लाइक you must know what is abstract, conclusion, Imrad structure, different types of articles. So these are some of the basic points you have to consider. Okay, अब आ जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। वी आर डिस्कसिंग कि हमने कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव क्लासिफाइड या रिसर्च को 3 डिफरेंट टाइप्स में जो है ना डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत फोकस करना है आप लोगों ने, ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि आप क्या करना चाहते हो। नंबर 1 इज एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने करना क्या है, करना कैसे है, ठीक है, किस तरह से आप कर रहे हो, वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ सिंपली वे ऑफ डूइंग। या तो इट इज डिवाइडिंग टू 2 मेन टाइप्स, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। कि प्योर या बेसिक रिसर्च और अप्लाइड मतलब फंडामेंटल या प्रैक्टिकल रिसर्च जो आप कर रहे हो, इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने इस पर्पस आपने इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया कि आप प्योर रिसर्च कर रहे हैं या अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो। फिर आप आ जाते हो ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि आपको उस करने का मकसद क्या है, मकसद, पर्पस। सिंपली व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस रिसर्च। ये वे हो गया, हाउ टू डू, वे, पर्पस एंड लास्ट में करोगे कैसे। पर्पस हो आ गया, मकसद क्या है कि आप फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हो, बट हाउ, इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू डू दिस। इंक्वायरी मोड, लाइक 2 टाइप्स ऑफ वेज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कि 2 तरह से आप इसको कर सकते हो। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। Like I have already told that we have classified it on the basis of application, कि हमने करना क्या है, ठीक है, अप्लाई क्या करना है। लाइक यू आर डूइंग टू बेसिक रिसर्च करना चाह रहे हो या अप्लाइड रिसर्च करना चाह रहे हो। अब इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए रिसर्च करता है, ठीक है, आंसर्स खुद की तलाश करता है, क्योंकि उसके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को जस्टिफाई करने के लिए वो आंसर ढूंढता है ना। तो डेट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक रिसर्च, कि आपके उस काम से नॉलेज तो बढ़ेगी, नया काम भी आएगा, न्यू इनोवेशंस भी आएंगी, डिस्कवरीज होंगी, बट मुझे इसकी अर्जेंट नीड नहीं है। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो मेरा काम चल रहा है, ठीक है। मतलब आप इसमें प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहे हो। अच्छा, इस तरह की बेसिक रिसर्चेस जो है ना, ये हम करते हैं मेनली पीएचडी एमफिल में, जो हमारी जरूरत है। एमफिल की डिग्री के लिए आई हैव टू डू समथिंग, इट्स नॉट आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर कर रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स लाइक कि मुझे कुछ नया बनाना है। अगर मैं बना लूंगी तो ठीक है, अगर नहीं बनाऊंगी तो कम्युनिटी का गुजारा तो हो ही रहा है। सो फॉर द पर्पस ऑफ समथिंग न्यू, टू डिस्कवर समथिंग न्यू, टू अंडरस्टैंड डिस्कवरीज, तो उसके लिए मैं बेसिक रिसर्च को ऑप्ट करती हूँ। इसमें इसकी अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो एक्सपांड नॉलेज, डेवलप थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क्स और प्रिंसिपल्स। लाइक इसमें इसका कोई मकसद नहीं है कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, ये है कि आपकी कम्युनिटी को फायदा दे रहा है, कि एक न्यू नॉलेज लेके आ रहा है, न्यू डेटा लेके आ रहा है, लाइक एक नया इनोवेशन कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल जब तक मोबाइल नहीं आया था, किसी को पता भी नहीं था कि मोबाइल की जरूरत भी है, जब तक मोबाइल नहीं आया था।
तो वो जब मोबाइल डिस्कवर हुआ तो वो डेट वाज अ बेसिक डिस्कवरी जिसकी किसी को नीड नहीं थी, लेकिन जब वो आ गया तो ये एक हमारे पास एक न्यू थ्योरी, न्यू एक फ्रेमवर्क आ गया, न्यू एक नॉलेज, एक नई चीज आ गई हमारे पास। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब एक मोबाइल किसी को पता नहीं था मोबाइल है क्या तो प्रॉब्लम क्या होगी। उससे पहले बहुत सारी चीजें यूज हो रही थी इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन। बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक ऐसी रिसर्च जिस जो प्योर है, जो बेसिक है, जो एक इनोवेटिव न्यू एक इनोवेशन लेके आती है, उसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। लाइक इसकी अगर एग्जांपल देखें, स्टडिंग द लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। आप देखना चाह रहे हो, आप ये आपके माइंड में आया कि मैं ये चेक करूं कि परफॉर्मेंस और मोटिवेशन की, अगर मैं आपको मोटिवेट करूं तो आपकी परफॉर्मेंस पे कितना डिफरेंस आएगा। आप ये नहीं भी पता करोगे तो इट डजंट बॉदर मी एट ऑल कि आप मुझे ये एक वो डेटा है जो कि आप मालूम करके मुझे फायदा तो दे रहे हो, बट इट डजंट सॉल्व माय प्रॉब्लम। ठीक है, आपने इसका आपको ये करने का मकसद ये नहीं था कि आप इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस आपने ये काम करना था, आपने ये न्यू काम करना था। तो दैट कम्स अंडर द एथिंग। और हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मोस्टली पीएचडी स्कॉलर्स, एमफिल स्टूडेंट्स, एमफिल स्कॉलर्स, दे ऑल आर डूइंग बेसिक रिसर्च, क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि उनको बस एमफिल करनी है, डिग्री लेनी है, क्योंकि डिग्री की रिक्वायरमेंट है। पीएचडी करनी है, डिग्री लेनी है, डिग्री की रिक्वायरमेंट है। न्यू चीज बना देंगे, बना के जो है ना डिग्री लेके चले जाएंगे। उनका कोई ये हाँ, अगर उसमें प्रॉब्लम्स का एड्रेस करना करना है तो अच्छी बात है, करें, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी ना कहीं से। बट उनका मेन एजेंडा ये नहीं होता कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लाइक यहाँ पे मेंशन है पीएचडी लेवल रिसर्च फ्रॉम रिसर्च गैप्स। आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ गैप है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ न्यू मेडिसिन, एक नई मेडिसिन बना रही हूँ। अगर वो नई मतलब मैं नई मेडिसिन बना रही हूँ क्योंकि पुरानी मेडिसिन इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। मैंने प्रॉब्लम को तो एड्रेस किया है, बट अगर मैं उसको बट इट कैन टेक टाइम, फ्लेक्सिबल है, कोई अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है कि उसको सॉल्व करने के लिए आई हैव लिमिटेड टाइम। इसमें आपके पास टाइम बहुत है, फ्लेक्सिबल है, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आप करते हो। जबकि ऑन द अदर हैंड अप्लाइड रिसर्च सॉल्व्स अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली वो रिसर्च होती है जो कि आपको मोस्टली प्रैक्टिशनर जैसे हॉस्पिटल सेटअप्स में है या ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे होते हैं। लाइक प्रॉब्लम क्या है कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन सिटीज, कि कराची सिटी में गुर्बत को कम करना है। हाउ वी विल डू दिस, हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी अर्जेंट नीड है। इसके इसलिए टाइम बाउंड है, यू हैव टू डू दिस ऑन प्रायर बेसिस, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अब इस ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्राइम रेट्स को मिनिमाइज करना यानी उसको रिड्यूस करना, दिस इज अनदर अप्लाइड रिसर्च, कि इसमें यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। जबकि आप जो नया ड्रग बना रहे हो, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो थी, कोविड-19 आ गया था, उसका कोई मेडिकेशन नहीं थी, तो उसकी मेडिकेशन को आप डिस्कवर करना, इट्स अप्लाइड रिसर्च, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो दैट्स द अप्लाइड रिसर्च। बट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ टाइम, जस्ट यू आर क्यूरियस to solve a problem, then it comes under the heading of basic research. I hope I am clear here. Any questions up to this? बेटा किसी ने कुछ पूछना है यहाँ से? ओके, मानूर, स्लाइड शो नहीं हो रही है? ऑल राइट। मैम शो हो रही है स्लाइड्स। अभी स्टूडेंट्स मेंशन कर रहे हैं कि मैम स्लाइड्स आर यू आर रीडिंग आर नॉट बीइंग शोन हियर। नो मैम, शो हो रही है शुरू से ही। ऑल राइट, थैंक गॉड। आई थॉट कि ये तो ऑल राइट। मानूर बेटा कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, इट्स ओके, इट्स फाइन। इट्स विजिबल मानूर? ओके ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क।
So let's move forward. बेसिक और अप्लाइड रिसर्च समझ में आ गई। अच्छा, ये सवाल ये होगा स्टूडेंट्स का कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। बेटा बेसिक रिसर्च, हम बेसिक रिसर्च को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक चीजें जो कि एक रिसर्चर को, एक साइंटिस्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ये सिखा दिया जाता है कि लाइक मैं आपको चाहूँ तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये सिखा दूँ, ये आपको बता दूं कि आप कैसे रेफरेंसिंग कर सकते हो, आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या करना है क्या नहीं। बट इट्स सिस्टमेटिक वे में नहीं जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कौन सी चीज हमें कहाँ पे अप्लाई करनी है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो काम किया है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। आपने कौन सा काम किया है, बेसिक किया है या अप्लाइड किया है, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, और आपका जो है ना मेथड क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हम ये तीनों चीजें डिस्कस करें। आपको पहले ये पता चल गया कि आप अप्लाई करें, यू आर अप्लाइंग बेसिक रिसर्च। मैं तो अपनी पीएचडी में अगर देखूं तो मैंने सॉरी एमफिल में अगर देखूं तो मैंने बेसिक रिसर्च की है, बिकॉज लाइक आई सेड मुझे डिग्री चाहिए थी। डिग्री के लिए आई हैव टू मेक अ प्रॉब्लम, आई हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड देन उसको सॉल्व करना था। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई ऑलरेडी बहुत स्टेब्लिश प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सॉल्व किया, मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जबरदस्ती प्रॉब्लम बनाई, उसको देखा कि वाकई इट्स अ प्रॉब्लम, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, कहते हैं रिसर्च गैप। इन साइंटिफिक वर्ड रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया एंड देन उस पर काम किया, एंड देन जो है ना दैट वाज अ बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ऐसा नहीं है कि बेसिक रिसर्च किसी काम की नहीं होती, यूजलेस होती है और ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। नो, बेसिक रिसर्च, आपकी रिसर्च तभी काम की होती है, इनोवेटिव होती है, जब वो कुछ सॉल्व कर रही है, जब वो किसी यूजफुल है। ऑलराइट, जब तक आपका वो पेपर, आपकी वो रिसर्च वर्दी तब है जब आपने एक न्यू नॉलेज, न्यू डेटा को, एक न्यू प्रॉब्लम को, एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आपने किया है कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि किसी को पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। हो सकता है वो प्रॉब्लम पहले थी बट इतनी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं थी, आपने प्रॉब्लम को डिस्कस किया एंड देन आपने उसका सॉल्यूशन दिया। तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक। बट if you are doing that research for only solving the problem, that is called applying research। कि आप एक क्राइम रेट्स को कम करना चाह रहे हो, मिनिमाइज करना चाह रहे हो, पॉवर्टी को कम करना चाह रहे हो, आप डिफरेंट लाइक अभी जो हमारे कितने पाकिस्तान के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बजट प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं, हेल्थ क्राइसिस हैं, उनको डिस्कस करना चाह रहे हो, दैट कम अंडर द हेडिंग ऑफ अप्लाइड रिसर्च, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, टाइम बाउंड होता है। बट बेसिक रिसर्च जो कि हम मोस्टली रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट्स कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, लिखा हुआ है कंडक्टेड बाय एकेडमिशियंस, लाइक आई एम एकेडमिशियन, तो आई एम डूइंग अ बेसिक रिसर्च। साइंटिस्ट हैं हम सब, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हम ये मोस्टली बेसिक रिसर्चेस कर रहे होते हैं कि हम अपनी क्यूरोसिटी को आइडेंटिफाई को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, जबकि अप्लाइड में वी नीड इट। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ये हमने कल भी डिस्कस किया था बट हमने कल इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि बेसिक आई जस्ट मैंने कल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। बट आज जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ये देख लिया कि यू हैव कि आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। ना आपका पर्पस क्या है, करने का मकसद क्या है, कुछ भी नहीं देखो, बस ये देखो व्हाट कुड बी डन, क्वेश्चन को क्या सॉल्व करें, what could be happening here। these are the different types of research जिसमें ये होता है कि आप इसमें ये चेक कर रहे होते हो कि न्यू या लेस अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स। वही बात है कि जो एक नई चीजों को, ये लेस अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, जो कि मोस्टली जैसे मैंने अभी बताया बेसिक नई चीजों को आप सॉल्व कर रहे हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे कि पेशेंट अवेयरनेस आप देखना चाह रहे हो अबाउट स्मार्ट पिल्स, स्मार्ट पिल्स का किसी को भी नहीं पता होगा, पेशेंट्स को पता ही नहीं है स्मार्ट पिल्स क्या होती है, और उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ हुआ। आप नया काम है, आपने नया काम ढूंढा है, आपने आइडेंटिफाई किया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर आप ये इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक और अप्लाइड। किसमें आता है बेटा ये, अब मुझे ये बताओ किस में आएगा, ये बेसिक में आएगा या अप्लाइड में आएगा। आई एम आस्किंग के
आप अवेयरनेस चेक करना चाह रहे हो पेशेंट्स की, पेशेंट अवेयरनेस फॉर द स्मार्ट पिल, के स्मार्ट पिल्स जो है वो पेशेंट अवेयरनेस आप देखना चाह रहे हो उसकी, और उसकी प्रायर स्टडीज कोई भी नहीं हुई है। इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक रिसर्च, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो न्यू और लेस अंडरस्टूड टॉपिक है, आप इस पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इसमें ये कर रहे हो कि बेसिकली यू आर गेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, आप कुछ नया करना चाह रहे हो। आप ये देखना चाह रहे हो कि स्मार्ट पिल्स आप बना तो रहे हो, क्या पेशेंट को उसके बारे में पता है कि नहीं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। तो इफ यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक। दूसरा आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव बेसिकली क्या होता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू किस चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, फिनोमेना और सिचुएशन, लाइक हाउ मेनी पेशेंट्स प्रेफर नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक मेडिसिन, कि कितने पेशेंट्स नेचुरल मेडिसिन ले रहे हैं और कितने पेशेंट्स सिंथेटिक। लाइक अगर आपको डायबिटीज है तो आप होम्योपैथी और एलोपैथी, लाइक आप देसी और एलोपैथी जो हमारी मेडिसिन है वो कितना कंपैरिजन चेक करना चाह रहे हो, तो ये आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ये आप देखना चाह रहे हो, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव। अब आप डिस्क्रिप्टिव में यू आर कंसिडरिंग अ पॉपुलेशन, आप ये देख रहे हो पॉपुलेशन क्या है, इसमें मेन फोकस है पॉपुलेशन का। आपने ये चेक किया है कि पेशेंट्स का कुछ कंपैरिजन देख रहे हो। अब आप पूरी दुनिया का पेशेंट्स को तो नहीं ले सकते ना, आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन लेनी होगी। आपने उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये देखना, लाइक कराची की पॉपुलेशन में आप देख रहे हो, या सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, लाइक JSMU, सुहेल है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में यू आर आइडेंटिफाइंग, ऑब्जर्विंग कि इसमें से कितने ऐसे पेशेंट्स हैं इस हॉस्पिटल में जो कि नेचुरल मेडिसिन ले रहे हैं और कितने सिंथेटिक मेडिसिन ले रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज। तो जो हो रहा है ना उसको देखना, उसको आइडेंटिफाई करना, और ये डिस्क्रिप्टिव जो है ये मोस्ट कॉमनली जो हम सारा काम कर रहे होते हैं, हमारे जो पेपर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जो सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप अगर कोई सर्वे बेस्ड अगर किसी ने स्टडी की हुई, लाइक जैसे अब्दुल वहाब है, हसन है, इन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो दे नो के डिस्क्रिप्टिव स्टडीज को एक क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये जो इस तरह का जो आप डेटा देख रहे हो, सर्वे करना आता है, तो डेट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव। कोरिलेशनल को हम एनालिटिकल भी कहते हैं, ठीक है। एनालिटिकल यानी कि आप इसमें स्टैट्स, सबसे पहली बात तो ये होती है कोरिलेशनल में आप स्टैट्स लगाते हो, स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हो, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे होते हो दो चीजों का। इसमें देखो आप इसकी प्रॉब्लम चेक करो, checking if stress levels are related to medication adherence in oncology patient। अब आप स्ट्रेस लेवल को मेडिकेशन एडहेरेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो। एक हमारे पास वेरिएबल इसमें हो गया स्ट्रेस लेवल, दूसरा वेरिएबल है मेडिकेशन एडहेरेंस के स्ट्रेस लेवल की वजह से मेडिकेशन आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। दो मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसको यू आर कंपेयरिंग। तो कंपेरिजन जहाँ पे आ जाता है ना, जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं, डेट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कोरिलेशनल। कोरिलेशनल में मोस्टली हम स्टैट्स लगा रहे होते हैं, हम इसमें कंपेयर कर रहे होते हैं डेटा, एक डेटा को, एक पैरामीटर को दूसरे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ। तो ये स्टैट्स लगाना भी एक रिसर्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल यूज होता है SPSS। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए बेसिक से हटके कि आपको SPSS हमारे पास एक टूल यूज होता है जिससे हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। नंबर 4 इज एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है ये चेक करता है कि क्यों हो रहा है, व्हाई। अब आप बस इन चीजों पे फोकस करोगे ना रिसर्च क्वेश्चंस पे, तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन। इसमें एक्सप्लोरेटरी में क्या हो सकता है, बेसिक है, ठीक है। आपको इससे जो है ना आप ये देख सकते हैं, आप नया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहे हो, आप डिटरमाइन रिसर्च गैप को एनालाइज कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और उसको आप किस तरह से जो है ना आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। कि ये भी आपकी एक अपनी बेसिक रिसर्च है। यू वांट टू एनालाइज कि कितने पेशेंट नेचुरल पे हैं और कितने पेशेंट सिंथेटिक मेडिसिन पे हैं, क्या इन दोनों की रिलेशनशिप है, स्ट्रेस लेवल की मेडिकेशन के साथ कोई रिलेशन है, क्या मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो मेडिकेशन एडहेरेंस को इम्प्रूव कर सकती है। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन, और अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है। तो दिस इज द कार्ड एक्सप्लेनेटरी।
तो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर जिनको कंसिडर करना होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आप कोई भी रिसर्च ऑप्ट कर रहे हो, अगर आप मेरे पास कल कोई भी टॉपिक लेके आ रहे हो रिसर्च का, तो आपको ये इन चारों में से कोई एक आपका तो होना चाहिए क्वेश्चन, या तो आपको पता होना चाहिए कि नया बिल्कुल इनोवेटिव के क्या हो रहा है, अदरवाइज बाकी के 3 क्वेश्चन की क्या है, क्या चल रहा है, रिलेशनशिप क्या है, 2 चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि क्यों हो रहा है। ऑलराइट, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको हमेशा काम आने वाली चीज है, डेट इज जो आप यूज करोगे ऑब्वियसली, दैट तो ये थ्योरेटिकल कंसिडरेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर द कंडक्टिंग ऑफ अ रिसर्च इन अ सिस्टमैटिक वे। बट दीज आर द थिंग्स कि आपने करना कैसे है, अब काम करना है आपने, आपको क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में, नाउ यू हैव टू डू अ रिसर्च, आपने सिलेक्ट कर लिया कि यू आर डूइंग अ बेसिक रिसर्च, बिकॉज वी आर academicians, वी आर साइंटिस्ट, तो वी आर मोस्टली वी प्रेफर बेसिक रिसर्च। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम कोई प्रैक्टिकल बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम या हमें कोई अभी करंट ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम बस कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, वी वांट टू आइडेंटिफाई समथिंग न्यू। तो हम जो ये सारी चीजें करें, दिस इज बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च करने के लिए आप करोगे क्या, आप या तो क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करोगे। दीज आर द 2 डिफरेंट इंक्वायरी मोड्स या मेथड्स। 2 मेथड्स हैं, आप इनमें से कोई एक ऑप्ट कर लो। अगर अभी मैं आपसे कहूंगी बेटा यू हैव टू डू अ रिसर्च, आपने टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, आप ब्रॉडर अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले लो, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन हंटिंग करके लेके आओ। क्वेश्चन हंटिंग करने के बाद आपने बेसिक रिसर्च करनी है, इन चारों में से कोई एक मेथड आपने लेना है, ऑब्जेक्टिव आपका इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। अब आप आ जाओ मेथड आप कौन सा यूज करोगे। ओके, लेट्स बैक टू द ऑडियंस। बेटा आप में से कोई मुझे कोई प्रॉब्लम बताएगा, अब्दुल वहाब और एनीवन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी हसन। मैम जो रिसेंट मैं माइंड में चल रही थी, एक ये चीज़ चल रही थी कि जैसे जो है ना वो अब टेक्नोलॉजी का काफ़ी इरा जो है ना वास्ट हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो अब मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल तो मेरा ये था क्वेश्चन इसमें, मतलब जो मैं समझ रहा था कि अब जो एक लेमैन है वो तो एआई यूज़ नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो कोई एजुकेटेड होंगे वो एआई यूज़ कर रहे होंगे। उस पे ठीक है, जो है ना वो अपने सिम्पटम्स वगैरह डालते हैं और उसके बाद उसका जो है ना डायग्नोसिस करते हैं। उससे पूछते हैं एआई से, चैट जीपीटी से, और उसके बाद वो डायग्नोसिस पूछने के बाद वो कहते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट भी बताएँ। ट्रीटमेंट में फिर चैट जीपीटी कुछ जनरलाइज़ भी बता देती है, जनरलाइज़ पॉपुलेशन के लिहाज से बता देती है। अगर उसको और थोड़ा-सा हम एजुकेट करें और उसको ट्रेन करें तो वो इंडिविजुअलाइज़ पेशेंट के हवाले से भी ट्रीटमेंट बता देती है। इसके बरअक्स हम देखें तो जो हमारे ट्रेडिशनल वेज़ हैं, जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डायग्नोसिस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, और हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो भी इसी तरह प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि एआई को यूज़ करते हुए कितना आउटकम आ रहा है, पेशेंट की जो है ना वो हेल्थ इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, कि डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि वो एट द एंड एक टूल ही है, एक जो है ना वो टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई ह्यूमन ब्रेन यूज़ नहीं हो रहा। ऑल तो राइट इसके ट्रेडिशनल हैं, उनमें जो है ना वो ये क्या होगा? बेटा, यू किसको कैन डू प्रेफ़र दिस। किया जाएगा? देखिए आप ये, अब ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है। अब आपने सिंपली ये करना है कि आपने इसको एक स्टेटमेंट में लेके आना है कि अब आप इसको किस तरह से कर सकते हो, और आपने आइडेंटिफाई क्या करना है। मुझे आपके क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए कि यू वांट टू सपोर्ट व्हाट, यू वांट टू सपोर्ट ट्रेडिशनल वे और यू वांट टू सपोर्ट एआई, ठीक है। आप या फिर यस आप चेक मैम। करना चाह रहे हो कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी। आप मुझसे पूछ रहे हो लाइक हमारे पास यहाँ पे 30 ऑडियंस है, 30 कैंडिडेट्स हैं, तो इफ यू वांट टू एनालाइज कि इन 30 में से कितने लोग सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल को और कितने लोग सपोर्ट करते हैं आपके एआई को, तो एक तो ये यस काम हो मैम। सकता है। देखिए एआई को ट्रेन हुँ। करना, दैट्स एन अदर वे, दैट्स एन इनोवेटिव वे। आप उसको अलग से ट्रेनिंग, वो तो अलग एक रिसर्च हो जाएगी कि आप एआई को ही ट्रेन कर रहे हैं कि वो आपकी पेशेंट्स को सपोर्ट कर सके। एआई जो है ना यस वो मैम। बेसिकली ट्रेनिंग है। एआई खुद यस एक मैम। ट्रेन्ड सॉफ्टवेयर है जिसको आप जितना डेटा दे रहे हो वो उससे ट्रेनिंग ले रहा है। तो दैट डेटा कैन बी रॉन्ग और दैट डेटा कैन बी राइट और करेक्ट। राइट।
Yes, ठीक है, तो हम उस पे श्योर नहीं हो सकते। बट जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं, लाइक जो हमारा नॉर्मली वी आर यूजिंग, हमारे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो दीज आर ऑल आर द लाइव ह्यूमन माइंड्स, जिसमें डिफरेंट ह्यूमन माइंड्स इन्वॉल्व है ना। तो आप इसमें रिसर्च ये कर सकते हो, अगर आप इसको सिंपल वे में करना चाह रहे हो, यू कैन आइडेंटिफाई द, यू कैन चेक द पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारी रिसर्च आ जाती है। आप इसमें क्वांटिफाई करना चाह रहे हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हो कि आप इसमें कितने लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, कितने लोगों का ओपिनियन लेना चाह रहे हो बेसिकली। सो इट कैन बी इन अ टाइप ऑफ ओपिनियटेड फॉर्म। आप इसको इस तरह से इसको लेके चल सकते हो। ये आपका अपना प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू डू अ रिसर्च कि आपको एआई की तरफ जाना है या आपको ट्रेडिशनल वे की तरफ जाना है, या आप किसको सपोर्ट करें। बीइंग अ yes, रिसर्चर ma'am, आपको ये exactly. चीज क्लियर होनी चाहिए, बीइंग अ रिसर्चर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इससे पहले, सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से लोगे। आपकी प्रॉब्लम पे ही हम बात कर लेते हैं। आप हम स्टार्ट इस तरह से ले सकते हैं कि यू हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू कि इससे पहले काम हुआ या नहीं हुआ। अगर एक भी काम आपको सिमिलर वे में, मैं जिस तरह से करती हूँ मैं आपको वो वे बता रही हूँ, देयर आर मेनी अदर वेज, लाइक ऑब्वियसली सबको सब नहीं पता होता। मैं सबसे पहले इसका लिटरेचर रिव्यू करूंगी। अगर मुझे एक भी रेलेवेंट पेपर मिल जाता है ना, मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि थोड़ा सा रेलेवेंट स्टडी हुई है, तो उससे मैं आइडिया ग्रैब करने की कोशिश करूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी गैप, और आइडेंटिफाई करूंगी कि उसने कैसे किया और मैं क्या कर सकता हूँ। Yes, ma'am. वहां से यू कैन डेवलप अ क्वेश्चन। आप एक प्रॉपर रिसर्च स्टेटमेंट लेके आ सकते हो। फिर आप उस रिसर्च स्टेटमेंट को सर्च करोगे इन डेटाबेसेस में कि क्या वो पहले काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, वेल एंड गुड, आप उसको जो है ना आगे प्रोसीड कर सकते हो। और अगर हुआ है तो फिर आप ये चेक करोगे कि क्या इसमें अभी गैप है, और आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे गैप्स, एंड देन यू विल डू अनदर स्टेटमेंट, यू विल मेक अनदर स्टेटमेंट। हो सकता है कि आपने जो सोचा उससे बिल्कुल अलग चला जाए। आपको खुद जो है ना, क्योंकि ये सारा होता है लिटरेचर बेस्ड, आपको पहले उस दुनिया में आपको अपना ओपिनियन है, आपने इसको करना कैसे है सिस्टमेटिक वे में, इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट विद लिटरेचर रिव्यू। Yes, ma'am. यू कैन डू, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो कि एआई को यूज कर रही हैं। आप मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यही चेक कर रहे होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है, आपको इतना काम मिलेगा इस पे कि चैट जीपीटी के यूज से कितने स्टूडेंट्स अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फाइनल जो है ना अपनी स्टडीज में हेल्प करता है चैट जीपीटी कितने लोगों को। तो ये बेसिकली इट्स अ रिसर्च। आप ये देखना चाह रहे हो, आप ये ओपिनियन लेना चाह रहे हो लोगों का कि चैट जीपीटी कितनी यूजफुल है और कितनी जो है ना वो डेंजरस है फॉर द ह्यूमन बीइंग। Yes, ma'am. अच्छा, Abdul Wahab is asking कि is research about ulcer is quantitative or qualitative? It's not, it's ulcer. Ulcer में आप क्या पूछना चाह रहे हो और आप क्या किस तरह से पूछना चाह रहे हो, it's quantitative और qualitative. इसको हम qualitative और quantitative को पढ़ते हैं, फिर अब्दुल वहाब आपका जवाब मैं देती हूँ। क्वालिटेटिव होता क्या है और क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव स्लाइड शो हो रहा है, पेयर हो रहा है स्लाइड? Yes, ma'am. All right. Qualitative में we are understanding meanings, experiences and perspectives. आप सिर्फ सामने वाले का ओपिनियन लेना चाह रहे हो। तो एक बंदे का जब, जैसे मैंने भी हसन का एंड अब्दुल वहाब का ओपिनियन लिया है, तो दैट इज माय क्वालिटेटिव रिसर्च कि मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो दैट्स पर्सपेक्टिव कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें आप इंटरव्यू कर सकते हो, इसमें आप फोकस ग्रुप ले सकते हो, एक ग्रुप या आप इसमें केस स्टडी कर सकते हो या ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो। इसमें लाइक फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पेशेंट की परसेप्शन जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसमें आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्वालिटेटिव में वो चीजें आती हैं जो कि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब आ जाते हैं वापस अब्दुल वहाब की क्वेश्चन की तरफ। ही इज आस्किंग कि अल्सर जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। बेटा अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि अल्सर का जो पेन है, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर का जो पेन है वो कितना सीवियर है, मुझसे ये पूछना चाह रहे हो इट्स सीवियर, इसका स्केल क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सुबह के टाइम ज्यादा होता है, शाम के टाइम कम होता है, इस मेडिसिन खाने से रिजॉल्व हो जाता है। If you are verbally asking me the parameters of pain या something, तो this is called qualitative। लेकिन अगर आप उसको क्वांटिफाई कर रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या मेडिकेशन ले रही हूँ, आप उसके लिए कोई टूल यूज कर रहे हो, लाइक इफ यू आर यूजिंग अ गूगल फॉर्म, एनीथिंग दैट क्वांटिफाई योर रिसर्च, डेटा को क्वांटिफाई करना कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्वांटिटेटिव, जिसमें आपके पास स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर्स होते हैं, या आप लैब में काम कर रहे हो, अल्सर का देख रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आप
मेडिकेशंस यूज करवा के देख रहे हो पेशेंट्स को, ठीक है, आपने लाइव ह्यूमंस लिए हैं, ये लाइव एनिमल्स लिए हैं। फार्माकोलॉजी में अगर इफ यू आर डूइंग रिसर्च, तो फार्माकोलॉजी में मोस्टली हम माइसिस को लेते हैं, रैबिट्स को लेते हैं, तो हम उनमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवा के देख रहे होते हैं और फिर हम उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। मोस्टली आई रेटाइना और ये सब चीजें हम इसमें ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस का हम रिजल्ट देख रहे होते हैं रैबिट्स में। तो डेट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आप इसमें क्वांटिफाई कर रहे हो, ठीक है, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर 200 पेशेंट्स में, 200 पेशेंट्स में यू आर नियरिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग। आप कोई भी चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर रहे हो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्वांटिटेटिव, और जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ आपने इंटरव्यू बेस्ड लिया है, आपने ओपिनियंस लिए हैं और उसको लिख दिए हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च इस तरह से भी होती है कि आप ना सिंपली क्या करते हो, आप सिंपली ये करते हो कि जो है इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। जो ये वाली रिसर्चेज होती है ये बहुत कॉमन होती है फार्मेसी प्रैक्टिस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि मोस्टली हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। आपने इंटरव्यू लिया, वीडियोस उसकी यूज करते हैं, इंटरव्यू बेस्ड होता है। आप उनके ओपिनियंस लिखते हो, लेते हो, लिखते हो, उनके एक्सपीरियंसेस को नोट करते हैं और देन उसकी बेसिस पे आप एक पेपर लिख रहे होते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च की वर्थ एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव कम है, क्योंकि जो चीज आप क्वांटिफाई करके स्केल में बता सकते हो ना कि इतना परसेंटेज जो है ना 90% डेटा ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो डेट इज मोर ऑथेंटिक एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। क्योंकि क्वालिटेटिव में बायसेस आ जाती है, पेशेंट ने बोला कुछ है, आपने समझा कुछ है, उससे वो कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन आपने लिख कुछ और दिया है। तो दिस इज some are the barriers या biasness आ जाती है qualitative research में। But most of the students, most of the academicians are doing this research and this is also very can be done in a very good way। तो ये दो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। अब आप जैसे पूछना चाह रहे हो अल्सर के बारे में, तो अल्सर को आप पे डिपेंड करता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा अब्दुल वहाब, यू हैव टू कम टू दिस हेडिंग, यहाँ पे आना पड़ेगा। आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल बी योर बेसिक रिसर्च, ठीक है, आप बेसिक कर रहे हो क्योंकि आप यू आर एकेडमिशियन और आप कोई नया कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। अब इफ यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, तो यू विल गो हेयर, यू विल फाइंड व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन इन चारों में से आपका क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है ना क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कि आप किस तरह से इसको करोगे, इट्स योर चॉइस। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बाय चॉइस क्वालिटेटिव सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए इजी हो जाएगा, या फिर बाय चॉइस क्वांटिटेटिव रिसर्च सिलेक्ट करते हैं कि आप इसको बहुत जो है ना स्टैटिस्टिकल वे में करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और हमारे पास नंबर थर्ड मेथड आ जाता है जो कि बहुत रेयर है, या हम कह सकते हैं बहुत जो है ना यूज किया कर सकते हैं हम इसको, मिक्स्ड मेथड, जो कि दोनों रिसर्चेस को कंबाइन करता है, क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी। इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो। आप इसमें इंटरव्यू भी करते हो और क्वांटिटेटिव भी करते हो, आप दोनों काम कर रहे हो। पर मुझे बताओ दोनों काम करने का पर्पस क्या है, क्यों करना चाह रहे हो। दोनों काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इफ यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, आप उसमें ऑलरेडी आपके पास डेटा है सब कुछ, तो आपको क्या फायदा है कि आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि we don't have to choose this mixed method research because it will increase the length of your research। क्वालिटेटिव करोगे पहले, फिर क्वांटिटेटिव करोगे, या इन दोनों में से कोई एक पहले करोगे, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो अगर आप इसको बहुत और एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, क्वांटिटेटिव वे में भी करना चाह रहे हो, क्वालिटेटिव में, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो आप लोग एज अ स्टूडेंट, जो हम एज अ कर रहे होते हैं, इजी अवेलेबल काम जो होता है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव काम होता है, जो कि सर्वे बेस्ड होता है, जिसको हम टूल्स हैं हमारे पास, हम नेक्स्ट क्लास में टूल्स को बहुत मेरा आज प्लान था कि मैं आपको जो है ना क्वेश्चनर बनाना सिखा दूंगी, बट क्वेश्चनर से पहले आई हैव टू टेल यू अबाउट कि किस तरह से जो है ना आप उसको सर्वे होता क्या है, किस किस तरह की टाइप्स होती हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि शुड बी कंटिन्यू दिस, या फिर हम इसको यहाँ पे आज के लिए खत्म करते हैं और कल हम इसको नेक्स्ट वीक हम इसको प्रॉपर टूल्स को यूज करना सीखेंगे। और आई कैन एक्सप्लेन दिस टुडे टू, नो प्रॉब्लम। अच्छा यस एक और, मैम। जी हसन क्या कह रहे हैं आप। यस मैम, कल कर लेते हैं, अभी मैच देख रहे हैं थोड़ा सा। ऑल राइट,
जी आज मैच है, बार बार स्टूडेंट्स ज्वाइन करें लीव करें, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो है ना मैं खुद मैच देखना चाह रही थी, बट ऑब्वियसली कमिटमेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक चीज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज को ये समराइज मैंने किया था इसको, कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, जो कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसको एज टास्क भी ले सकते हो, आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू करो, आप रिव्यू करो लिटरेचर को, आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन बना लिया है, उसके बाद आपने मेथड डिजाइन लिया है कि कौन सा मेथड लेना है। लाइक इफ यू आर चूजिंग क्वालिटेटिव, अल्सर के लिए क्वालिटेटिव लेना है, क्वांटिटेटिव लेना है, ये दोनों करना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको करना ही पड़ेगा। सबसे इसकी अच्छी बात ये होती है कि आपकी अपनी चॉइस है, यू कैन डू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एनी जो आपकी कन्वीनियंट है, कन्वीनियंस के हिसाब से, टाइम टाइम को देखते हुए, टाइम बेस्ड, यू कैन चूज एनी ऑफ द रिसर्च मेथड। उसके बाद अपने सैम्पलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। सैम्पलिंग ऑब्वियसली जब आप टूल्स यूज करोगे, सैम्पलिंग सैम्पलिंग किसको कह रहे हैं, सैम्पलिंग कह रहे हैं या तो क्वालिटेटिव है तो इंटरव्यू करना शुरू कर दो, क्वांटिटेटिव है तो अपना जो है ना सर्वे बेस्ड स्टडी करना शुरू कर दो। डेटा कलेक्ट हो गया सैम्पलिंग के बाद, तो उसके बाद उस डेटा को आपने एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स को डिस्कस किया एंड लास्ट में स्टडी को कंक्लूड किया और रेकमेंड कर दिया कि इज इट गुड और नॉट, कि आपको ये फ्यूचर रेकमेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो डेट्स फ्यूचर रिकमेंडेशन, तो ये सब आ जाता है। अच्छा एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करी हूँ, अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ऑल राइट बेटा, हमने कल वाली जो 3 चीजें मैंने आपसे पूछी थी, एक मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू चेक HGRS। अच्छा ये कुछ वो बातें हैं जो कि आपको इसमें आउटलाइंस में नहीं है। इफ यू वांट टू गेन दिस यू कैन, अदरवाइज यू कैन लीव, इट्स अप टू यू। कल मैंने आपको कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए, आपने किसी ने मुझसे पूछा था कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि इट्स W, X और Y। यस मिस, मेरा ही क्वेश्चन था। जी जी, कि जनरल आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा वाले कैटेगरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था HGRS, HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल रिसर्च पब्लिकेशंस। बेटा आज से पहले, इस साल से पहले 2025 से पहले ना HGRS का अपना एक पेज होता था, वेबसाइट होती थी, जिसको आप उस पर क्लिक करो ना तो आपके पास एक सर्च ऑप्शन खुल जाता था इस तरह से, उसके बाद जनरल का नाम डालते थे और आपके पास सामने सिंपल बता देता था कि कैटेगरी कौन सी है। बट अभी उसको रिमूव करके इन्होंने क्या किया है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं HGRS पे, हमारे पास ये पेपर खुल रहा है, क्योंकि अभी तक 2014 का चल रहा है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स के दिसंबर 2025 तक ये लिस्ट दी है, HEC ने लिस्ट दी है हमारे हमें, कि इसमें आप लिस्ट में आप चेक कर सकते हो कि कौन सा जर्नल कौन सी कैटेगरी का है। यहाँ पे जितने वाई कैटेगरी के जर्नल्स होंगे ना वो सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पम्प्स के हैं, ठीक है, पम्प्स का अपना एक जर्नल है, मुझे पता है, इसलिए मैं जो है ना उसको सर्च करना चाह रही हूँ। Ctrl+F, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये देखो आपको सबको नजर आ रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि पीपल्स जर्नल ऑफ पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जर्नल है वाई कैटेगरी का, ठीक है। मतलब ये एक वो पेज है, ये एक वो शीट है जो कि जिसमें सारे वाई कैटेगरी के जर्नल्स जो है ना आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ और आगे कैटेगरी भी ये भी मेंशन किया है कि कौन सी उसकी है, डोमेन क्या है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, आर्ट्स के हैं, तो इट्स ऑल मेंशन्ड हियर, सब्जेक्ट की कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब जैसे जिना यूनिवर्सिटी का भी होगा आई थिंक, ये देखो जिना यूनिवर्सिटी का बहुत सारे जिना यूनिवर्सिटी के आपको मिलेंगे। जिना यूनिवर्सिटी वुमेन का है जो कि फूड साइंसेस का है, इट्स ऑफ वाई कैटेगरी। अच्छा ये तो बात होगी, यहाँ पे सब आपको मिल जाएंगे। आप जो है अब्दुल वहाब एंड अदर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सर्च फॉर द जर्नल्स जो कि आपको लगता है कि इस कैटेगरी में है, अगर इस कैटेगरी में है तो वो वाई कैटेगरी में, अगर इस शीट में आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं W और Z पे, सॉरी X और W पे। अच्छा पहले, आज से पहले कैटेगरीज जो है ना W, X, Y, Z, 4 कैटेगरीज होती थी। W सबसे अच्छी वाली कैटेगरी, उसके बाद X आती है, उसके बाद Y एंड देन Z। Z को अब HEC नहीं मानती है। मैं आपको बार बार ये कहूंगी कि अगर आपका काम ऐसे जर्नल में आप सबमिट करा रहे हो जो कि Y कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, तो डोंट सबमिट इट, उसको आप वापस ले लो, उसको आप सबमिट नहीं कराओ, क्योंकि आपकी मेहनत
ऐसी जगह पे चली जाएगी जिसका कोई वर्थ नहीं है। और वाई के बाद वो कैटेगरीज आती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स आ गए, लाइक जो है ना ऐसे कोई पेपर ब्रोशर्स आ गए। तो दिस ये वो कैटेगरी, ये वो चीजें हैं जिसका कोई फायदा नहीं है एज अ रिसर्च स्कॉलर। अगर आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर फायदा चाहिए अपनी रिसर्च का, कि इफ यू आर डूइंग समथिंग इनोवेटिव और आप उसको पब्लिश कराना चाह रहे हो, आपने इतनी मेहनत की है, तो यू हैव टू सबमिट इट इन अ वर्दी जर्नल। और वर्ड कहाँ से स्टार्ट होती है? वाई कैटेगरी से। वाई से स्टार्ट होती है। एज ए स्टूडेंट यू शुड स्टार्ट विद द वाई कैटेगरी, ठीक है, आपको आइडिया हो जाता है लिखने का और आप सबमिशंस का। वाई कैटेगरी से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपको सारे जर्नल्स मिल जाएंगे विद द कैटेगरीज। इस पूरे शीट पे आप इसको डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हो, यहाँ से यू कैन डाउनलोड दिस। इस शीट में आपको वाई मिल जाएगा। अब आ जाते हैं डब्ल्यू पे। यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि डब्ल्यू और एक्स कैटेगरी आपको नजर आएगी, यहाँ लिखा हुआ है वेब ऑफ साइंस में। मैंने कल भी बताया था, आपके पास दो चीजें आपने याद रखनी है, एक वेब ऑफ साइंस और दूसरा HGRS, लिस्ट ऑफ नेशनल। नेशनल का मतलब होता है हमारे पाकिस्तान के जर्नल्स जो है वो सारे वाई कैटेगरीज में है। इंटरनेशनल जर्नल्स जो है वो आप यहाँ पे चेक करोगे, जर्नल का नाम डालोगे उसकी कैटेगरी के साथ आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक जर्नल का नाम डाल रही हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जर्नल। मुझे पता है कि ये इसमें होगा क्योंकि इसमें मेरा काम है, ये डब्ल्यू कैटेगरी में है। मैं इसको जर्नल को सर्च कर रही हूँ, ये जर्नल यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना, इट मीन्स माय वर्क हैव बीन वेस्टेड सक्सेसफुली। ये आ गया, ये जर्नल यहाँ पे है। अगर तो अब ये दो चीजें कंसिडर करनी है आपने। अगर यहाँ पे एक्सपांडेड लिखा हुआ है, इट मीन्स इट्स डब्ल्यू कैटेगरी, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए सबसे पहली बात है यहाँ पे। अगर ये एक्सपेंडेड नहीं होता तो एक्स कैटेगरी था, अगर एक्सपेंडेड है यानी कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी है तो इट्स अ डब्ल्यू कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो है ना साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डब्ल्यू कैटेगरी मुझे यहाँ से पता चल गई, वाई कैटेगरी मुझे यहाँ से पता चल गई। दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट जिससे आप अपने जर्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके लिए ऑथेंटिक बात ये होनी चाहिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने जो, अगर जर्नल ना वाई में आ रहा है, ना डब्ल्यू में आ रहा है, ना जेड में आ रहा है, सॉरी जेड को तो कंसिडर ही मत करो, WXY, तो इसके अलावा किसी भी पेपर जर्नल में आप अपना पेपर नहीं दोगे। अगर लाइक इफ अब्दुल वहाब जो है इस सेइंग कि डब्ल्यू कैटेगरी में सबमिट करवाना है एज इट इज मोस्ट वैल्यूएबल, सो व्हाई नॉट, यू कैन डू दिस। स्टूडेंट्स जो है डब्ल्यू कैटेगरी में भी सबमिट करा सकते हैं। डब्ल्यू कैटेगरी का जर्नल्स, देखो जर्नल्स की दो फेज होती हैं, एक जर्नल या तो पेड होता है या अनपेड होता है। पेड और अनपेड की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पेड ये है कि आपको फीस देनी पड़ती है, ठीक है। अनपेड में आपको जो है ना आपका काम ऐसा होना चाहिए कि अनपेड जर्नल्स ले लें, ठीक है। काम बहुत आउट क्लास होना चाहिए। लाइक कि मेरा ये काम है जो मैंने आपको यहाँ पे भेजा है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जर्नल दिखाया है, ये केमिस्ट्री जर्नल है जिसमें मैंने अपना काम भेजा है और इसमें मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। मेरा एक पैसा नहीं लगा है, एक फीस नहीं दी मैंने, और बट इनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई थी जिसको मैंने फुलफिल किया है। So you can do this, you can submit your paper in W category टू। W category में भी इंसान ही पब्लिश कराते हैं, सारे ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। So it's very easy, बस आपका काम ऐसा होना चाहिए और आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। आप उसको, आपका राइटअप, आपकी प्रेजेंटेशन, साइंटिफिक राइटिंग, वो डिपेंड करती है कि आप अपनी स्टडी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब्दुल वहाब, आपको फर्दर डब्ल्यू कैटेगरीज, अगर आपके माइंड में कोई डब्ल्यू कैटेगरी का जर्नल है, आप उससे रिलेटेड उनको मुझसे पूछना चाहोगे तो यू कैन आस्क, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सबमिट इट, इंशाल्लाह आप कर लोगे। एक तो हमने ये बात की थी जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हम कैटेगरीज को, दूसरा मैंने आपको बताए थे डेटाबेसेस। एक मैंने आपको बताई है पबमेड, गूगल स्कॉलर हम बार बार सर्च कर चुके हैं, दिस इज द पबमेड। पबमेड सर्च करोगे, पबमेड पे क्लिक करोगे तो ये वो वेब डेटाबेस है जिसपे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेटाबेस पबमेड। इसकी एडवांस कैटेगरीज में जाके आप और बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगा सकते हो। एडवांस में जाओगे, क्लिक करोगे तो नाउ इट्स ओपन फॉर फिल्टर्स। आपने यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाला, उसको सर्च किया, तो आप फिल्टर्स लगा सकते हो कि 25 में किया करना है, सिर्फ रिसर्च पेपर चाहिए या रिव्यू आर्टिकल भी चाहिए। तो इससे आप अपने क्वेश्चंस को नैरो डाउन करते जाओगे। जितना ज्यादा नैरो डाउन करोगे उतना ज्यादा जो है ना आप इसको जो है ना वो इजीली आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसको कर रहे हो, ठीक है। ये रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट का मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से अपनी आईडी बनानी है, तो मेरी बनी हुई है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं,
क्वेश्चंस वी थिंक यू कैन आंसर। तो इससे ना मुझे बहुत आइडिया मिलता है कि क्या क्या काम अभी हो रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। तो मैंने वही बताया ना, जैसे आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आप अवेलेबल हो, आपको आपके रेलिवेंट चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, तो आप उसको देख रहे होते हो। तो इट्स सेम फॉर द रिसर्च गेट। अगर रिसर्च गेट पे आप अपनी आईडी बनाते हो और आप उस पर स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें और टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए, आई थिंक हम इसको वाइंड अप करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी अदर क्वेश्चन? और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ ऐड करना चाहिए तो यू कैन लेट मी नो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस पर जो है ना आपको गाइड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हमने अच्छा आपको मैंने रेफरेंसिंग एंड नोट्स सॉफ्टवेयर भी मैंने जो है ना पीएमपी को प्रोवाइड कर दिया है। दे विल शेयर विद यू, मे बी दे हैव शेयर्ड विद यू ऑलरेडी। वो आपके पास आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम उसको भी इंशाल्लाह ताला उस पर भी वर्कआउट करेंगे। ऑल राइट, एनी अदर क्वेरी? Okay, beta. So this is all from my side. Fatma, you can wind up this